हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम जैसा कि हर महीने क्रॉनिकल करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, तो अभी मार्केट में सितंबर जो मैगज़ीन है वो आ गई है क्रॉनिकल की। तो हम सितंबर क्रॉनिकल को कवर करने वाले हैं और इसमें जुलाई का जो सारा करंट अफेयर्स होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आप एंड तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने और करंट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं पिछले मंथ के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये शुरू करते हैं राज्य समाचार। जैसे ही इसमें पहला सेगमेंट होता है और उसमें होता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो आइए उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है यूपीईआईडी यूपी द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक बनाने हेतु एक समझौता किया गया है। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईडा ने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक निजी कंपनी यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन, एक निजी कंपनी है जो यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो एक कंपनी का नाम याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर में हरिशंकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की है। तो कहाँ से करी है? लखनऊ के अकबर नगर में, और हरशंकरी के पौधे वहाँ पर लगाए हैं। 36.50 करोड़ पौधे लगाने का एक वृहद वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम पहल के अनुरूप शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। अब मित्र वन क्या है? तो मित्र वन की स्थापना के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग स्थानों की पहचान करेंगे। मित्र वन पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर हरित आवरण को बढ़ाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 12 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। आम महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जुलाई 2024 के मध्य राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में किया गया है। तो आम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये लखनऊ में मनाया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य जापान और मलेशिया को, ठीक है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है ये जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। और 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। तो जो लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी आम है वो अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में 4 पैक हाउस स्थापित किए हैं। इन्हें याद रखिएगा, सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो 10 जुलाई 2024 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ को गन्ने में अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो लखनऊ को, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को ये पुरस्कार दिया गया है। अब भारतीय गन्ना अनुसंधान देख लेते हैं। तो ये लखनऊ की स्थापना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। इसमें यही देखना है। आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि हो गई है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने बताया, जो उत्तर प्रदेश के राज्य वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि राज्य में 19,918 सारस क्रेन पक्षी हैं, जो वर्ष 2023 की तुलना में 396 अधिक हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो 2024 में 2023 की तुलना में जो सारस हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। बस इतना याद रखना है। मऊ वन प्रभाग में एक दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए हैं। और राज्य के 10 वन प्रभागों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सारस कहाँ होंगे तो सबसे ज़्यादा इटावा में है, उसके बाद मैनपुरी में है, फिर शाहजहाँपुर और उसके बाद आ जाता है औरैया। तो टॉप 3 या 4 याद रखिए और 5 तक देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इटावा में है, उसके बाद मैनपुरी, फिर शाहजहाँपुर, औरैया और उसके बाद कन्नौज। आगे ये डेटा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी कि उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि देखी गई है। और आधार वर्ष क्या लिया गया है? 2016-17। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अगले 3-4 वर्षों में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इतना ही था इसमें।
आगे देख लेते हैं कि सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखन जीवाश्म पार्क, ठीक है, ये कहाँ है, सोनभद्र जिले का प्राचीन सलखन जीवाश्म पार्क, इसके लिए प्रस्ताव दिया गया था। अब सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जीवाश्म पार्क है। यह सोनभद्र जिले में राज्य राजमार्ग SH5A पर सलखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे है कि सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रेमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म हैं। यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कैमूर रेंज में फैला हुआ है कि नहीं, तो ये 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, पहले तो सलखन वाला। फिर आगे देख लेते हैं कि 211.08 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिनका संयुक्त बजट कितना है, 211.08 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होगा, स्थानीय जल निकायों से प्रदूषण को रोकने और उपचारित करने के उपायों का निर्माण और कार्यान्वयन करना है, जिससे सीवेज के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा सके। तो ये इसका कुल मिला के उद्देश्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बर्ड व WRI के मध्य जलवायु परिवर्तन अनुसंधान हेतु एक MOU साइन किया गया है। तो बर्ड क्या है, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बर्ड का है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और लखनऊ ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI इंडिया के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर। तो इसमें क्या कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वित्त पर अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देना है। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है। आगे देख लेते हैं। RM लिम्स यानी राम मनोहर लोहिया में लखनऊ में डिप्टीरिया वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है। तो लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान RML लिम्स में, ठीक है, ने बूस्टेजन नामक एक नए डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस DPT वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया है। बस इतना याद रखना है कि जो डिप्टीरिया वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया है वो RM लिम्स लखनऊ में शुरू किया गया। आगे देख लेते हैं। बूस्टेजन वैक्सीन का लक्ष्य एडासोल से प्रतिस्पर्धा करना है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाती है। बस इतना याद रखना है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसे देख लेते हैं। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया के प्रसार को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा इस रोकथाम योग्य बीमारी के कारण ना मरे, तो केंद्र की स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ये केंद्र की एक योजना है, स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल। इस योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, ताकि डायरिया के प्रसार, मतलब डायरिया से 5 वर्ष से उम्र कोई का बच्चा इससे ना मरे, जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो वो कम से कम डायरिया से ना मरे, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जुलाई 2024 में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, नाम याद रखिएगा, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने छात्रों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को दिल्ली के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को। आगे देख लेते हैं। जुलाई 2024 में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। किसने शुरू की है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। तो ये जो हर घर घर सोलर पहल की शुरुआत हुई है, पहली बात तो इसने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने शुरू की है उत्तर प्रदेश में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वाराणसी से हुई है, जिसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। आगे देख लेते हैं। 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर माला नदी, ठीक है, 25 किलोमीटर की दूरी पर माला नदी और उससे जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये याद रखिएगा, माला नदी उत्तर प्रदेश। देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ IIITL ने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त रहने में मदद करने के लिए कथक शिक्षक को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहली बार ये हुआ है देश में, पहली बार, ठीक है, अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थाओं में। आगे देख लेते हैं। आपातकालीन पुलिस सेवा UP 112 के त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना है कि आपातकालीन पुलिस सेवा UP 112 के त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर
प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। बस इतना याद रखना है आपको कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 से शुरू किया जाएगा। आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है, कि मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कितने मतलब कितना पैसा, तो ये 25,000 करोड़ रुपए। फिर है IIM लखनऊ द्वारा संचालित और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई एक शोध परियोजना के अनुसार राम मंदिर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। यह व्यापक शोध परियोजना IIM लखनऊ में सेंटर फॉर मार्केटिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमी CMEE द्वारा संचालित की गई है। अगला टॉपिक है कि 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका कर नियमों म्यूनसिपैलिटी टैक्स रूल को अधिसूचित किया गया है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। आगे बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। बिहार विधानसभा ने राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये विधेयक पारित किया है। अब इसमें क्या है कि विधेयक में 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 3 से 5 वर्ष की कैद है और वो अलग अलग क्राइटेरिया है उसकी। इसमें कहा गया है कि परीक्षा का खर्च भी सेवा प्रदाता से वसूला जाएगा और उन्हें 4 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। एक तो ये याद रखना वर्ष की 4 वर्ष के लिए उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। फिर आगे है कि किसी समूह की अगर संलिप्तता पाई गई तो 5 से 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। इस कानून के तहत सभी जो अपराध होंगे वो संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो ये इतना याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं। अब कोसी नदी का उसमें जो भी था, हमें कोसी नदी से देख लेते हैं। क्या है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये कई पेपर में पहले पूछा गया है, ठीक है। और यह एक ऐसी नदी है जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित माना जाता है, जो अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रवण है। इसका स्रोत कहाँ है? इसका स्रोत है तिब्बत में, जिसमें विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर, ठीक है। तो ये 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो इतना याद रखना है कि ये जो कोसी नदी है ये गंगा में कहाँ मिलती है? ये उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास। अगर जिला पूछा जाए तो कटिहार, और अगर स्पेसिफिक कोई लोकेशन पूछी जाए तो उसका नाम है कुर्सेला, ठीक है। अगला है विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। तो बिहार के गया में कब ये बेसिकली जो अभी केंद्रीय बजट हुआ है उसी में कहा गया है, घोषणा की है कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना बनाई जाएगी। अब इसमें आगे क्या है कि भगवान विष्णु को समर्पित विष्णुपद मंदिर जो है वो गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ है? ये गया जिले में है। विष्णुपद के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ना सोच लेना कि भाई वो MP से यहाँ क्या जीर्णोद्धार कराने क्यों आएंगी। इस मंदिर में माना जाता है कि 40 सेंटीमीटर लंबा पदचिन्ह भगवान विष्णु का है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ उन्होंने गयासुर को हराया था। फिर आगे है महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर। बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। अगला टॉपिक है बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024। तो ये पारित किया गया है विधेयक। इसमें क्या है कि इसके अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप प्रमुख पार्षद के खिलाफ पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसे याद रखिएगा। मतलब जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल होगा उस टाइम पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता उनके पूरे कार्यकाल के दौरान। इसके अलावा जिसके तहत इससे संबंधित प्रावधान जिसके तहत चुनाव के 2 साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है को बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया है। मतलब पहले ये प्रावधान था कि जब चुनाव हो जाता है तो उसके 2 साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अब नया ये हुआ है, विधेयक में ये प्रावधान दिया गया है कि उनके पूरे कार्यकाल यानी 5 साल के दौरान कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही संपत्ति कर पर आपत्ति के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। तो यह भी विधेयक है, बाकी आगे देख लेंगे। आगे जो बिहार का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसे देख लेते हैं। 23 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य सभी राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत लाना है, जिसे 2017 में पुनर्जीवित किया गया था। आगे देख लेते हैं। अवधेश नारायण सिंह
अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। भारत में पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप, नाम याद रखना है, मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। ठीक है, तो देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई हैं मानवी मधु कश्यप, इसे याद रखना है। और ये कहाँ से रिलेट करती हैं? ये रिलेट करती हैं बिहार से, है ना, ये रिलेट करती हैं बिहार से। आगे देख लेते हैं। बिहार के नवादा जिले के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ है। अगला है बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो आप दो फैक्ट पहले देख लीजिए कि जो विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तो ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ है और यहाँ पर अनिमा कुमारी ने रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे है, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। बिहार का पूर्वी चंपारण जिले, वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अन्य राज्यों से संबंधित जो करंट अफेयर्स है। अब उसमें आ जाता है मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, इनका उद्घाटन किया है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है कि मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। इसे याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये ऐप जारी किया है। सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए जनता की सड़क समस्याओं का समाधान 7 दिनों में किया जाएगा। तो लोकपथ मोबाइल ऐप किससे? मध्य प्रदेश से रिलेट करता है। आगे है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो राजस्थान में शुरू की गई है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। राज्य के पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के साथ साथ इस योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। मतलब जो किसान हैं जो पहले से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष पा रहे हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत, उन्हें राज्य योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। अब इसमें कितना पैसा दिया जाएगा वो आगे देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें 3 किस्तों में पैसा मिलेगा। पहली किस्त में 1,000 रुपये, दूसरी में 500 रुपये और उसके बाद मिलेगा 500 रुपये। पहली किस्त ये 30 जून 2024 को हस्तांतरित कर दी गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के करीब 65 लाख किसान पात्र हैं। आगे हरियाणा में देख लेते हैं क्या करंट है। आईटी सक्षम युवा योजना 2024। तो हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह योजना व्यापक मिशन 60,000 का हिस्सा है। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट भाषण के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। तो ये है आईटी सक्षम युवा योजना जो हरियाणा सरकार ने शुरू की है। उत्तराखंड में देख लेते हैं उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी। तो उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने 15 जुलाई 2024 को देहरादून में जॉली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। कहाँ की है? देहरादून में जॉली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली पक्षी गैलरी, स्टेट फर्स्ट बर्ड गैलरी की स्थापना की गई है। गैलरी का उद्देश्य आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जैव विविधता और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। हाँ, तो ये याद रखिएगा, उत्तराखंड में भारत में सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये फैक्ट आप याद रखना है आपको कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जो पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। झारखंड में क्या है? झारखंड की सभी खदानें अभ्रक खदानें बाल श्रम मुक्त हो गई हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने झारखंड की सभी अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। अब ये बचपन बचाओ आंदोलन किसका है? तो ये याद रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का था। ये नोबेल प्राइज़ विनर है। ठीक है, और 2004 में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, कहाँ, दंतेवाड़ा में भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जा रहा है। इसे याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र। तो जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चल रही है लाडली बहन योजना, है ना, तो इसीलिए अब महाराष्ट्र में चली है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है। यहाँ पे ये इसके बाद देखेंगे लाडला भाई योजना, ठीक है। एमपी में लाडला बहन चल रही है और ऐसे ही महाराष्ट्र में शुरू की गई है लाडला भाई योजना महाराष्ट्र में। अभी उसके पहले देख लेते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन। तो सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष, लिमिट याद रखिएगा, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, ठीक है। 1500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इस योजना के लिए केवल वही महिलाएं पात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। आगे है लाडला भाई योजना। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है और इस योजना का उद्देश्य है कुशल कार्यबल तैयार करना। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 12वीं कक्षा के बाद ही सारा सिस्टम बिठाया जाएगा। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा धारक छात्रों को 8,000 रुपये प्रति माह और स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। जो 12वीं पास छात्र हैं उन्हें 6,000 रुपया पर महीना मिलेगा। उसके बाद जो डिप्लोमा धारक हैं उन्हें 8,000 रुपये पर मंथ और जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये पर मंथ। और जो एज लिमिट है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए। अब ये नहीं कि ये स्कीम देख के आप ढूंढने लगे कि चाबी कहाँ है, चलते हैं उधर, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के निवासियों के लिए है। आगे है वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना। महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। अब हमें ये सब छोड़ देना है, वारकरी संप्रदाय देख लेते हैं। तो वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहा है जब से यह 13वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान एक पंथ के रूप में उभरा है। तो 13वीं शताब्दी के दौरान वारकरी संप्रदाय उभरा था। ये भगवान विट्ठल या विठोबा पंढरपुर के देवता की पूजा करते हैं जिन्हें विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। अब इसमें तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ, ज्ञानेश्वर ये सब वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के संत और गुरु हैं और उन सभी को संत की गरिमापूर्ण उपाधि दी गई है। तो कौन कौन है इसमें? तुकाराम है, नामदेव हैं, चोखा मेला, एकनाथ और ज्ञानेश्वर। अब गुजरात की एक योजना है श्रमिक बसेरा योजना। इसे शुरू किया है गुजरात सरकार ने। श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। उड़ीसा में क्या खास है? तो उड़ीसा के जो मगजी लड्डू हैं, ठीक है, मगजी लड्डू, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की पारंपरिक मिठाई है ये मगजी लड्डू, इन्हें भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है मगजी लड्डू को। लद्दाख में देख लेते हैं। तो लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, प्रधानमंत्री ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सिकुन ला, ठीक है, तो जो सिकुन ला सुरंग है ये कहाँ है? लद्दाख में है। इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। सिकुन ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब संरचना है जो निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। फैक्ट क्या है कि लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग और इसका नाम है सिकुन ला, ठीक है, और ये कहाँ है? लद्दाख में। बेसिकली ये सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित जो कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट है उसे देख लेते हैं। नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य। ये बहुत अच्छी पहल है। सिक्किम पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को बड़े कूड़े लार्ज गार्बेज बैग को ले जाने होंगे, ठीक है, यानी उन्हें लार्ज गार्बेज बैग ले जाना होगा ताकि वो जो कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं वो ना फेंकें, ठीक है। अब हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म, हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसे देख लेते हैं। 11 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म का अनावरण किया जिसका उद्देश्य स्थानीय सामग्री निर्माताओं और संगीतकारों को बढ़ावा देना है। केरल के बाद मेघालय, तो सबसे पहले जिसने अपना निजी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म शुरू किया है वो शुरू किया है केरल ने, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि केरल के बाद मेघालय निजी ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अगर पहले की बात की जाए तो पहला हो जाएगा आपका केरला, ठीक है। पहला कौन हो जाएगा? केरला।
यह प्लेटफॉर्म लघु वीडियो और लघु फिल्म निर्माताओं को भी सेवा प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य मेघालय के सभी निवासियों के लिए एक स्थानीय सामग्री और कार्यक्रम सुलभ बनाना है। आगे देख लेते हैं दक्षिण भारतीय राज्य में, जो भी थोड़ा बहुत करंट है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। इसका उद्देश्य तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्य परीक्षा के लिए, यानी जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। और इसमें कौन आ जाएगा? SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, महिला और EWS श्रेणी के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। लेकिन जो उनकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब इन कैटेगरी से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी, तभी उन्हें मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जुकांति जगन्नाथम को तेलंगाना का श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो प्रख्यात लेखक और कवि जुकांति जगन्नाथमन को तेलंगाना सरकार द्वारा श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। आगे देख लेते हैं, इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जो है उसे देख लेते हैं। 7 जुलाई 2024 को 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा घोषणा की गई कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य, ये याद रखना आपको, ये मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर साल 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर महीने 10,000 रुपये तक का वजीफा दिया जाएगा। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना, ठीक है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और जयपुर में एक एरो सिटी परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा वो बनेगा कोटा में, और जो एरो सिटी परियोजना बनेगी वो बनेगी जयपुर में। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने SBI बैंक, ठीक है, SBI बैंक के सहयोग से श्रीनगर स्थित BSF मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़े पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। तो BSF ने SBI बैंक के साथ मिलकर पेड़ों के साथ बढ़े पौधारोपण अभियान शुरू किया है श्रीनगर में। ठीक है, तो कुल मिला के इस करंट में, मतलब जो राज्यवार करंट था वो इतना ही था। आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर है प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ हुआ है। शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी एडुकेशन मिनिस्ट्री और UGC ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। तो भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास है। इस दौरान 2 अन्य महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं। एक क्या है, बहुभाषा शब्दकोश, दूसरा है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या है कि बहुभाषा शब्दकोश, इसमें बहुभाषी शब्दकोशों का एक विशाल भंडार बनाने की व्यापक पहल है। यह पहल केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा भारतीय भाषा समिति के सहयोग से शुरू की गई है। दूसरी इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो इसमें भारतीय भाषा में रियल टाइम यानी वास्तविक समय में अनुवाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक तकनीकी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पहल भारतीय भाषा समिति के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच यानी नेफ्ट द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। अगला देख लेते हैं डिजिटल भारत निधि। दूरसंचार विभाग, ठीक है, ने डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। डिजिटल भारत निधि क्या है? तो ये दूरसंचार विभाग की एक पहल है और यह पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी USOF का स्थान लेगी। इस धनराशि का उपयोग दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा। अब दूरसंचार अधिनियम के अनुसार डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा जमा किया योगदान सबसे पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा। तो ये जो योगदान होगा ये कहाँ जमा होगा? भारत की समेकित निधि में। ठीक है, आगे देख लेते हैं वॉइस ओवर कलाकारों है तो अप स्किलिंग कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक एक कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से नेटफ्लिक्स इंडिया के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना तथा मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में प्रतिभाओं को पोषित करना है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। आगे देख लेते हैं जो भी करंट है।
25 जून संविधान हत्या दिवस, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसमें कुछ हमें और इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, तो 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो 21 महीने तक देश में चला गया था, देश में लागू रहा। तो ये 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है। भारत के राष्ट्रपति, अब ये बेसिक है, इसको देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल के तहत देश में आपातकाल लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या बाह्य आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है। ठीक है, राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा सकते हैं। संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है। आगे देख लेते हैं कि आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। आगे है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के परिसर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर भू संकेत वेब पोर्टल तथा भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्देश्य भारत में भूस्खलन के खतरे को कम करना है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। आगे देख लेते हैं, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति का 46वां यानी 46 एडिशन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अभी तो हो चुका है। भारत पहली बार, तो ये पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है, इसे याद रखना है। ठीक है, फिर आगे है, इसमें दिया है कि विश्व धरोहर समिति के बारे में। तो विश्व धरोहर समिति की स्थापना विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत की गई थी। इसे 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के 17वें सत्र में महाधिवेशन द्वारा अपनाया गया था। विश्व धरोहर समिति यूनेस्को के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें यूनेस्को की महासभा द्वारा निर्वाचित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, मिजोरम के आइजोल में अपना रेडियो 90.0 FM स्टेशन नाम से शुरू यह स्टेशन भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल द्वारा संचालित है। ठीक है, राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार इन 4 श्रेणियों में, अभी जो है राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो उन्हें देख लेते हैं। ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। वो क्या है? विषयगत पुरस्कार, सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार और सस्टेनेबिलिटी मॉडल पुरस्कार। तो ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अब विषयगत श्रेणी में जो पहला पुरस्कार मिला है वो रेडियो मयूर जिला सारण बिहार को टेक सखी कार्यक्रम के लिए दिया गया। दूसरा है सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता श्रेणी, तो इसमें पहला पुरस्कार मिला है यर्रा लावनी शांगली महाराष्ट्र को कहानी सुनंदाची कार्यक्रम के लिए। फिर अगला है स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहला पुरस्कार मिला है ब्रह्मपुत्र रेडियो ब्रह्मपुत्र असम को इगारे कुन कार्यक्रम के लिए। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी मॉडल श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है बिशप बेंजीगर हॉस्पिटल सोसाइटी कोल्लम केरल द्वारा संचालित रेडियो बेंजीगर को। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं, अलग अलग राज्यों को भी मिले, जैसा आपने देखा है उनके जो कार्यक्रम है उन्हें सराहा गया है। अगला है कला एवं संस्कृति से संबंधित। तो चराई देव, अभी हमने देखा है विश्व धरोहर समिति का जो नई दिल्ली में मतलब आयोजन किया गया है, तो उसी में चराई देव मैदान विश्व धरोहर स्थली घोषित किए गए हैं। असम के चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत, श्रेणी याद रखिएगा, सांस्कृतिक संपत्ति। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल भारत का 43 नंबर का स्थल है। आगे है चराई देव मैदान। यह चराई देव मोईदाम पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। अब मोईदाम है क्या? तो मोईदाम अहोम राजवंश 13 से 19वीं शताब्दी जिसका टाइम शासन रहा है, तो मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली थी।
गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित चराईदेव 1253 में चाओ लुंग सी काफा द्वारा स्थापित अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। ठीक है, इसे याद रखना है। चराईदेव के बारे में यहाँ पर लिखा है, पर कुल मिला के बस इतना ही है। इसमें याद रखना है जो हमारा 43 जो स्थल घोषित हुआ है वो है चराईदेव मैदान, और ये कहाँ का है? आसाम का। अब आगे है खारची पूजा। तो त्रिपुरा में प्राचीन पारंपरिक हिंदू त्यौहार खारची पूजा मनाया जाता है। इसे 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है, और ये कहाँ मनाया जाता है? खारची पूजा मनाई जाती है त्रिपुरा में। ठीक है। अभय मुद्रा, तो इसमें दिया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया है। इसे क्या कहते हैं? अभय मुद्रा को आमतौर पर आश्वासन और भय से मुक्ति का संदेश देने वाली मुद्रा के रूप में समझा जाता है। बौद्ध धर्म में मुद्राएं आमतौर पर बुद्ध के दृश्य चित्रण से जुड़ी हुई हैं। अभय मुद्रा में दाहिनी हथेली कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर होती है और उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। बौद्ध परंपरा में अभय मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद से जुड़ी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में अभय का अर्थ होता है निर्भयता। ठीक है, ये अर्थ भी याद रखिएगा। फिर अगला है प्रोजेक्ट परी। संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, इसे याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लिए प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय ने। यह परियोजना ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से शुरू की जाएगी। अब इस परियोजना के तहत पारंपरिक कला रूपों के साथ साथ मूर्तियाँ, भित्तिचित्र आदि भी बनाए जा रहे हैं। अब रचनात्मक कैनवास में ये याद रखना, ये मैचिंग के लिए दे सकते हैं कि कहाँ जो कोई पेंटिंग है वो किस स्टेट से रिलेट करती है। ये है फड़ पेंटिंग, तो फड़ पेंटिंग कहाँ? राजस्थान से है। अगली है थंगका पेंटिंग, ये है सिक्किम लद्दाख से। लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश से। गोंड कला मध्य प्रदेश से। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। कलमकारी आंध्र प्रदेश। अल्पना कला संबंधित है पश्चिम बंगाल से। फिर है चेरियल पेंटिंग, ये किससे ये कहाँ से? ये तेलंगाना से। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान से। लौंजिया सौरा ये ओडिशा से। पट्टचित्र पश्चिम बंगाल से। बनी ठनी राजस्थान से। वर्ली महाराष्ट्र। पिथौरा कला गुजरात। एंपड़ है उत्तराखंड से। केरल भित्ति चित्र ये केरल से। अल्पना कला त्रिपुरा, अभी अल्पना कला हमने पश्चिम बंगाल भी देखी थी। ठीक है, तो ये त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से है, और अन्य शैलियों से प्रेरित कलाकृतियाँ इसमें शामिल थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो अपने स्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी, ये पूछा भी जाता है इसकी कब स्थापित हुआ था। इसकी नई दिल्ली में स्थापना हुई थी और एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ललित कला अकादमी बनी है 1954 में। 1957 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड की गई है। ठीक है, अगला आर्थिकी में देख लेते हैं। आर्थिकी में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उन्हें देख लेते हैं। यह है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण यानी JNPA की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत PPP मॉडल पर भारत की पहली निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा विकसित की जाएगी। ठीक है, इस सुविधा का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना, हैंडलिंग चरणों को कम करना और कृषि उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। आगे देख लेते हैं एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव। ठीक है, अब एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशक से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर एंजल टैक्स लगाया जाता है यदि जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक होती है। ठीक, इसका उद्देश्य उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकना है। ठीक है, तो ये हो गया एंजल टैक्स के बारे में। अगला है खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूभौतिकी डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो बस हमें याद रखना है कि किसने तो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने, और कहाँ किया है? ये किया है हैदराबाद में। ठीक है, आगे देख लेते हैं विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। भारत ने केरल के विझिंजाम में अडानी समूह के नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया है। तो विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? तो ये है आपका केरला में। ठीक है, तो इसे याद रखना है। विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर विझिंजाम में स्थित है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ये आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं, जो मूल्य के लिहाज से व्यापार का 70% है।
लगभग 30% माल ढुलाई भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से होती है, जो विजिन जाम से केवल 10 NM से नॉटिकल माइल दूर से गुजरती है, जो विजिन जाम से केवल 10 नॉटिकल माइल दूर से गुजरती है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। आगे है कि भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना है। एक ये रिपोर्ट आई है हाउ अर्बन इंडिया पेज, ये किसने निकाली है? केरनी और अमेजन पे ने निकाली है हाउ अर्बन इंडिया पेज। तो इसके अनुसार ये कहा गया कि भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। ये पूछ सकते हैं सन, तो 2030 तक हो जाएगा। भारत में UPI लेन देन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक UPI आधारित लेन देन में 138% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो इसे भी आप अपने आंसर राइटिंग में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोट कर सकते हैं। अगला है ADB द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7% किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य में जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को पूर्वानुमान 7% पर बरकरार रखा है। ये सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे जब पेपर के 1-2 महीने पहले। ठीक है, ये हर महीने तो इनका मामला इधर उधर होता रहता है। भारत सरकार और ADB के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसमें एशियाई विकास बैंक देख लेते हैं। ADB की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिसमें 59 एशियाई क्षेत्र से हैं। तो ये याद रखना है, सिर्फ एशियाई क्षेत्र के इसमें मेंबर नहीं है, बाहर के भी हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में मांडलुयांग में स्थित है। बस इतना याद रखना है, फिलीपींस के मनीला में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तो इसमें है मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र शुरू किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड वॉइस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। भारत ताइवान जैविक उत्पादों हेतु पहला द्विपक्षीय समझौता नई दिल्ली में बैठक हुई है ताइवान के साथ। इसमें क्या हुआ है कि भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते को लागू किया गया है। ठीक है, जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के मध्य पारस्परिक मान्यता समझौते का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह दोनों देशों का जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। इस समझौते से चावल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, हरी, काली और हर्बल चाय, औषधि पौधों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों को ताइवान के निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा। मतलब ये सारी चीज़ें ताइवान भेजी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसका जो पारस्परिक मान्यता समझौते यानी MRA का कार्यान्वयन भारत की एपीडा द्वारा किया जाएगा और ताइवान के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य एजेंसी द्वारा की जाएगी। मतलब भारत की तरफ से एपीडा करेगी और ताइवान की तरफ से कृषि एवं खाद्य एजेंसी इसका क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे है आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हो गया है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हो गया है। ऐसा करने वाला वह 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। अब संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय, तो संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय जिसे ट्रांस बाउंड्री जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, 1992 में अपनाया गया था। ये याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय हेलेंस्की फिनलैंड में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ था। ये 1992 में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डिक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम याद रखना है, डिक सूफ, ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। मसूद पेजेस्कियन, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, मसूद पेजेस्कियन। आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो लाइव स्टॉक यानी पशुधन पर कार्बन कर लगाने का निर्णय लिया है डेनमार्क ने। इस प्रकार वह पशुधन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बनने की ओर अग्रसर है। यह कदम स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क को 2045 तक कार्बन तटस्थता का जो टारगेट है उसे प्राप्त करने में सहायक होगा। इसके तहत 2030 से मवेशियों और सूअरों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन पर 300 करोड़, कब से 2030 से शुरू होगा, ठीक है, प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष की दर से कर लगाया जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है, 2030 से ये कर लगाया जाएगा और ये पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। इसे हमें याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र आयोजित हुआ है। तो 8 से 12 जुलाई 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 132वां सत्र कहाँ, लंदन स्थित IMO मुख्यालय में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये लंदन में आयोजित हुआ है।
इस सत्र की अध्यक्षता स्पेन के विक्टर जिमेनेज फर्नांडीज ने तथा उपाध्यक्ष के रूप में मोरक्को की अमान फेथाल्ला ने इसका सहयोग किया है। तो कुल मिला के बस इतना ही है कि लंदन स्थित IMO मुख्यालय में आयोजित किया गया है। अब यह है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी गई हैं। नाम याद रखना है कि यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष जो पुनः निर्वाचित हुई हैं ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। एम और हाँ, तो ये याद रखना है एम और विपो यानी नीति आयोग का जो कार्यक्रम है अटल नवाचार मिशन एम, तथा विपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता एवं बौद्धिक संपदा IP हेतु कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में एक संयुक्त आशय पत्र हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं वो हम देख लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। बाकी जो अटल नवाचार मिशन है ये 2016 में शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। बाकी विपो के बारे में देख लेते हैं। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान में विपो के 193 सदस्य देश हैं। 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा, इसे याद रखना है दुबई सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण RTA द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव। तो अब्रा क्या है? ये लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव है। इसका परीक्षण संचालन शुरू किया गया है, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा, अब्रा क्या है? लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव। आगे देख लेते हैं। आगे है विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोवो, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करंट के परिप्रेक्ष्य से। तो चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। इसे सेट्रोवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। 24 जून 2024 को इसका अनावरण चीन के किंगदाओ शहर में किया गया है। कहाँ किया गया है? चीन के किंगदाओ शहर में। और इसकी जो गति है वो 140 किलोमीटर 87 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ इसे डिजाइन किया गया है। अब कार्बन फाइबर से बनी है, तो कार्बन फाइबर क्या है? ये एक ऐसी सामग्री है जो इसे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्का बनाती है और अधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होगा इसमें वार्षिक रूप से लगभग 130 टन की कमी आएगी। तो कुल मिला के इसमें इतना है। आगे साइंस और टेक देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ है। तो बस इतना ही याद रखना है। अब आगे क्या है इसमें जो होगा वो देख लेंगे। उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण हुआ है। तो पहली बात जो त्रिपुट है ये क्या है? ये फ्रिगेट है, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 2 उन्नत फ्रिगेट में से पहले फ्रिगेट का गोवा में जलावतरण किया गया है। इसे त्रिपुट नाम दिया गया है। त्रिपुट भारतीय नौसेना की ताकत और प्रभावी ढंग से हमला करने की क्षमता का प्रतीक है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। त्रिपुट क्या है? ये एक फ्रिगेट है। चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु मिले हैं। 23 जुलाई 2024 को चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी CES ने कहा कि चांग E5 मिशन, जो चांग E5 मिशन है ये चाइना के है और ये किसका है? ये चाइना का है। और ये किसके लिए था? मून के लिए था, ठीक है। चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों का अध्ययन कर रहे चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु मिले हैं। चांग E5 मिशन चीन का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है जिसने 2020 में चंद्र मिट्टी एकत्र की थी। 2019 में भारत के चंद्रयान 1 सहित पिछले मिशनों में हाइड्रेटेड खनिजों के रूप में पानी के संकेत पाए गए हैं। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था। आगे है फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्होंने फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन सेपी के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और कहाँ किया है? ये फरीदाबाद में किया है। तो याद रखना है ये एशिया की पहली जो है स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फैसिलिटी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र। चीन ने गासू प्रांत में विश्व के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय बिजली संयंत्र का अनावरण किया है। ये किसने किया है? चाइना ने किया है, ठीक है। तो इसे अभी याद रखना है। यह केंद्रित सूर्य प्रकाश का एक पारंपरिक कोयला संयंत्र की तरह बिजली पैदा करने के लिए पानी को गर्म करता है। तो कुल मिला के इतना ही हमें याद रखना था कि जो विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र है वो चाइना में है। देश का स्वदेशी हल्का टैंक कौन है? जोरावर। इसके बारे में देख लेते हैं। देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर। तो ये याद रखते हैं, जैसे हमने त्रिकुट देखा था वो फ्रिगेट है, जोरावर क्या है? ये देश का स्वदेशी हल्का टैंक है। तो DRDO ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का गुजरात के हजीरा में अनावरण किया है। इसे DRDO
ने लार्सन यानी LNT के साथ मिलकर विकसित किया है। यह टैंक अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इस टैंक का नाम जम्मू के डोगरा राजवंश के प्रसिद्ध जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। आगे देख लेते हैं। जापान ने डाइची 4 उपग्रह लॉन्च किया है। जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह एलॉस डाइची 4 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, भूमि अवलोकन उपग्रह है। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर आगे देखते हैं। तो मांड्या में 16,000 टन लिथियम की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय को कहाँ है मांड्या? ये कर्नाटक के मांड्या जिले में, कर्नाटक की मांड्या और यादगिरी जिले में। ठीक है, तो ये 2 जिले हैं जहाँ पर लिथियम संसाधनों की उपस्थिति मिली है और यहाँ पर मांड्या में 1600 टन लिथियम की पहचान की गई है, जो प्रारंभिक सर्वेक्षण के हिसाब से बताया गया है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ लिथियम का महत्वपूर्ण भंडार है। वो कौन से हैं? देखो, एक तो कर्नाटक आपने देखा, दूसरा राजस्थान है, तीसरा झारखंड और चौथा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर भी लिथियम के भंडार हैं। आगे देख लेते हैं। WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मी डिवाइस पेश किया है। तो ठीक है, WHO ने ऑनलाइन मी डिवाइस, अब इसमें डिवाइस स्पेलिंग पे मत जाइए, ये है मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम पेश किया है। ठीक है, मी डेविस या मी डिवाइस जो भी कह सकते हैं आप इसे। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम मी डिवाइस या मी डेविस मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है। यह उपकरण पंजीकरण, खरीद, आपूर्ति, सूची प्रबंधन, मूल्य निर्धारण के लिए यूरोपीय चिकित्सा उपकरण नामकरण और वैश्विक चिकित्सा उपकरण नामकरण का उपयोग करता है। बस इतना याद रखना है। जो मी डेविस है ये लॉन्च किया है WHO ने। ठीक है, आदित्य L1 ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है। भारत का पहला सौर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा को जो उसकी पूर्ति कर ली है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है और यह कब भेजा गया था? 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था लैग्रांज पॉइंट 1 पर। ठीक है, आगे है। हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। आगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट है उसे देख लेते हैं। बनेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। तो बनेरघट्टा कहाँ है? पहली बात तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। तो देश की जो सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है ये कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में है और यह भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया? भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल। और इस कदम के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश, तो ये कौन है? भारत, जिसने 1,04,561 प्रजातियाँ शामिल हैं। यह सूची जैव विविधता में परिवर्तनों को ट्रैक करने और संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक आधार रेखा प्रदान करती है। तो इसमें इतना है। आगे देख लेते हैं। BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता यानी BBNJ समझौते या उच्च समुद्र संधि पर भारत के हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UN क्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस समझौते पर भारत के लिए नेतृत्व करेगा। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और इसका सतत उपयोग करना है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे देख लेते हैं। नए पौधे की एक प्रजाति मिली है, इसका नाम है फ्लोगा कैंथस सुधांशु शेखरी। ठीक है, फ्लोगा कैंथस सुधांशु शेखरी। ठीक, तो ये याद रखना है। अब ये है क्या? ये एक नए पौधे की प्रजाति है। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में स्थित ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। बस इतना याद रखना है। ईटानगर कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ। नीति आयोग ने IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, कैलेस्ट्रा ड्राइव टू जीरो तथा WRI इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के शुभारंभ की घोषणा की है। इस अग्रणी हैकाथॉन का लक्ष्य क्या है कि भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए
अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। तो इतना है नीति लीडरशिप चैलेंज का शुभारंभ। ठीक। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 4 से 7 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की सचिव ने मुख्य अतिथि थे, इससे हमें मतलब नहीं। इसका उद्देश्य क्या है कि प्लास्टिक के उपयोग, पर्यावरण पर इसके प्रभाव और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने वाले अभिनव समाधानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। आपको याद रखना है जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक। बाकी आगे है फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज। इसे याद रखना है, फिलीपींस लॉस एंड डैमेज कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? लॉस एंड डैमेज जो फंड है इसकी मेजबानी करेगा फिलीपींस, इसे याद रखना है। ठीक है। यह वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कोष की स्थापना कब की गई थी ये पूछा जाता है। 2022 में जो COP27 हुआ था, कहाँ हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में। तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी लॉस एंड डैमेज फंड की। यह एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है जिसे जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। विकसित देश तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक स्रोत इसका वित्त पोषण करते हैं और वर्ल्ड बैंक जो है इसकी आवंटन की देखरेख करता है। ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक है ये निरीक्षण करता है इसका। फिर रिपोर्ट एवं सूचकांक देख लेते हैं। अब आगे आ गया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक जुलाई 2024। जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 82 नंबर पर है। तो आपने ये याद रखना, दो और देश कौन से हैं? सेनेगल और ताजिकिस्तान, और इसके साथ ही ये 82वें नंबर पर है। भारत का पासपोर्ट 58 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। ठीक। जनवरी 2024 में सूचकांक में भारत 80 नंबर पे था। ठीक है, 80 नंबर पर था, मतलब उसकी जो रैंक है उसमें गिरावट हुई है। अगर शीर्ष की बात की जाए तो सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और सूचकांक में अफगानिस्तान ये अंतिम स्थान पर है। ठीक है। शीर्ष 5 शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश, तो पहले नंबर पर आपका सिंगापुर, दूसरे पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। ठीक। तो कुल मिला के इतना ही है। ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल आता है नंबर 5 पर और सबसे अंतिम में है कौन? अफगानिस्तान। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत 82 नंबर पर है सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ। विश्व के वनों की स्थिति, ठीक, 2024 ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है। इसने विश्व के वनों की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन वनों को वनाग्नि और कीटों जैसे तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है। वनाग्नि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है और इसमें अब वे क्षेत्र भी शामिल हो गए हैं जो पहले प्रभावित नहीं थे। तो ये रिपोर्ट आप मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं आने वाले UPSC के एग्जाम में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वनों पर आक्रामक प्रजातियों का भी प्रभाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2020 में वैश्विक वन क्षेत्र लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर या भूमि क्षेत्र का 31% था। वन क्षेत्र वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? एक है रूसी संघ, फिर ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में वैश्विक वन क्षेत्र का 54% है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक। आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, हाँ, तो अगला बस आपने ये याद रखना है कि 2030 तक भारत के 30% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। सरकार ने ये अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत के जो 30% वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे। आपको इतना ही याद रखना है कि लक्ष्य क्या है, 30% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे 2030 तक। अगला है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए 16 SDG पर भारत की प्रगति की अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट, यानी ये 4th एडिशन है। ठीक है। जारी कौन करता है SDG इंडेक्स? भारत। ये जारी करता है नीति आयोग। 1 से 100 के पैमाने पर 16 लक्ष्यों में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्ट में भारत का SDG स्कोर 2020-21 में 66 से 2023-24 में 71 अंक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य 1 यानी गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 आर्थिक विकास, लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो मतलब जो टॉप स्कोरर रहे हैं वो उत्तराखंड और केरल हैं। तमिलनाडु 78 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है और गोवा तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? बिहार है, उसके बाद झारखंड और फिर नागालैंड। बिहार, झारखंड, नागालैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने 2020-21 के स्कोर 60 की तुलना में 2023-24 में 67 यानी 67 स्कोर प्राप्त किया है, जिससे यह परफॉर्मर से फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। तो जो उत्तर प्रदेश की कैटेगरी है वो किस में है? फ्रंट रनर। पहले परफॉर्मर था, अभी ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इसमें शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे आपका चंडीगढ़ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और सबसे लास्ट में है दिल्ली। मतलब अगर 5 की बात की जाए तो पाँचों में नंबर 5 पे है दिल्ली। विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों विभाग यानी यूएनडेसा द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.701 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, यानी 170, है ना, जिसके बाद यह संभवतः 12% घट जाएगी। मतलब जो चरम पहुंचेगा वो 2062 पे, और उसके बाद इसमें घटना शुरू हो जाएगा। वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब है, जो 2054 में 1.69 अरब तक पहुंच जाएगी। ठीक है, 2054 में कितनी हो जाएगी? 1.69 अरब। भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अगला है वित्तीय समावेशन सूचकांक। तो ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है आरबीआई। आपको इतना ही याद रखना है बस। योजना एवं कार्यक्षेत्र, तो ये टॉपिक देख लेते हैं। इसमें है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर के जिला खनिज फाउंडेशनों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। ठीक है। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 में वर्ष 2015 में जो संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से भारत सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया था। तो ये आपने याद रखना है। जो 2015 में संशोधन हुआ था, जो खनन से प्रभावित सभी जिलों में है, वहाँ जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगली योजना है संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान एक शुरू किया है। तो ये नीति आयोग का अभियान है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। ठीक है। यह अभियान 4 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। अब आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के मध्य यहाँ पर अंतर दिया है, तो ये हम देख लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसे नीति आयोग के तहत 2018 में लॉन्च किया गया था। जो जिला वाला है वो 2018 में लॉन्च हुआ था, जो ब्लॉक वाला है ये 2023 में लॉन्च हुआ था, और दोनों को नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है। जिला में है कि देश भर के 112 जिलों में शीघ्र एवं प्रभावी परिवर्तन लाना है, और ब्लॉक में है कि देश भर के 500 ब्लॉकों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति करना है। ये 5 विषयों पे, दोनों 5 विषयों पे केंद्रित हैं। जो जिला में है यहाँ पे 5 विषय हैं: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, आधारभूत संरचना। जबकि ब्लॉक में क्या है? 5 विषय: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध संसाधन, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत जिला के अंतर्गत प्रगति को विकास के 81 संकेतकों पर मापा जाता है, और जो ब्लॉक है इसमें प्रगति को विकास के 40 संकेतकों पर मापा जाता है। तो कुल मिला के इसमें ये था। आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है निर्माल पोर्टल। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माल पोर्टल का शुभारंभ किया है। मिशन कर्मयोगी के अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों के उन मेधावी युवाओं को लक्षित करने वाली ये CSR के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिन्होंने 2024 में UPSC परीक्षा सिविल सेवा और वन सेवा के लिए प्रारंभिक दौर को उत्तीर्ण किया है। अब निर्माण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? निर्माण का फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है। अब इसकी पात्रता क्या है? यह उन युवाओं के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर समुदाय से संबंधित हैं, साथ ही जो कोल इंडिया लिमिटेड के 39 परिचालन जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हैं। ठीक है, तो वो जो जिले हैं उनका एक स्थायी निवासी होना चाहिए था, ये इसकी एक शर्त है। आगे है सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, सब पहल। ठीक है, सब पहल है, सब पहल ये जो शहरी स्थानीय निकायों की मानसून चुनौतियों के लिए तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी महुआ ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है।
भारी वर्षा से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए यह पहल 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगी। सब पहल सभी शहरी, ठीक है, सभी शहरी स्थानीय निकायों से व्यापक हस्तक्षेप अपनाने का आह्वान करती है। तो कुल मिला के इतना याद रखना है, इसे महुआ ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है ई सांख्यिकी पोर्टल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने सांख्यिकी दिवस पर ई सांख्यिकी पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है वो सब छोड़ देते हैं, बस इतना देख लेते हैं। अगला है भुवन पंचायत एवं NDEM जियो पोर्टल का शुभारंभ। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भुवन पंचायत पोर्टल और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस लॉन्च किया है। इन दोनों जियो पोर्टल को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है इसरो द्वारा। ठीक है, अब भुवन आपने देखा होगा जो जियो पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर तक, तो उनका जो है भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन बेसिकली विकसित किया गया था, आपने पढ़ा होगा पहले करंट में। आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 पहलों का अनावरण किया गया है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 पहलों का अनावरण किया गया है। एक है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक मूल्यांकन, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तथा खाद्य विक्रेताओं के लिए स्पॉट फूड लाइसेंस और पंजीकरण पहल। अब स्पॉट फूड लाइसेंस पहल का शुभारंभ खाद्य सुरक्षा एवं अनुपालन प्रणाली फॉसकॉस के माध्यम से लाइसेंस और पंजीकरण के तत्काल जारी करने के लिए एक नई कार्यक्षमता है। यह भारत में क्या करेगी? व्यापार सुगमता को बढ़ाएगा। तो इसमें इतना है। आगे बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर हेतु $200 मिलियन का ऋण मिला है। कहाँ से मिला है ये आपको याद रखना है, ये मिला है एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, $200 मिलियन का ऋण मिला है। काहे के लिए मिला है? नागपुर जो मेट्रो रेल है उसके लिए मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक का रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम इंडसइंड बैंक ने ये चलाया है। इंडसइंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट IIS के साथ मिलकर बैंक की CSR पहल रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर की 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त बनाना और उन्हें पूर्णतः वित्त पोषित छात्रवृत्ति पर प्रतिष्ठित IIS सुविधा यानी इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में कोचिंग प्रदान करना है। तो ये इंडसइंड बैंक की मतलब अच्छी पहल है, इसे याद रखना है। आप इसे ऐसे या कहीं भी मतलब मेंस आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस भारत का ETF। तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है। यह तेल और गैस क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, याद रखना है, ये तेल और गैस क्षेत्र पर भारत का पहला ETF है। और ETF होता क्या है? तो ये विपणन योग्य प्रतिभूतियों का एक संग्रह है जो एक अंतर्निहित सूचकांक को ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये है ETF। आगे है SBI ने MSME सहज लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? SBI ने सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए इनवॉइस वित्त पोषण के लिए एक वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSME सहज लॉन्च किया है। MSME 1 लाख रुपए तक के GST पंजीकृत बिक्री चालान के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में ये कहा गया है। अब MSME सहज जो है ये एक डेटा संचालित इनवॉइस फाइनेंसिंग क्रेडिट असेसमेंट उपकरण है जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर, ठीक है, टाइम याद रखिएगा, 15 मिनट के भीतर ऋण आवेदन, दस्तावेजीकरण और स्वीकृत ऋण के वितरण से लेकर संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा। तो ये था SBI का, ये क्या था? सहज। ठीक है, MSME सहज। उद्योग एवं व्यवसाय में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें है। हाइड्रोजन ई मोबिलिटी हेतु नौसेना एवं IOCL के मध्य समझौता हुआ है। तो भारतीय नौसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य हेवी ड्यूटी ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना और IOCL के बीच में समझौता हुआ है। फिर हमने आगे भी देखा था जब राज्यवार करंट कर रहे थे, तो कोटा में क्या है कि राजस्थान में कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। तो कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इतना याद रखिएगा, जो इरेडा है, ठीक है, इरेडा ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, PSU है, नवरत्न है इरेडा, और ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो ने विश्व की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है। ठीक है, ये विश्व की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल है।
यह बाइक 1 किलोग्राम सीएनजी से 102 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ये डेटा आपके लिए आंसर राइटिंग में काम आएगा कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च की है? ये की है बजाज ऑटो ने लॉन्च की है ये पहली सीएनजी चालित। फ्रीडम 125 नाम है इसका। फिर आगे देख लेते हैं सार संक्षेप में। अभिनव बिंद्रा, ठीक है, चर्चित पर्सनालिटी जो होती है उन्हें देख लेते हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इन्हें क्या मिला है? ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है आईओसी द्वारा। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर आईओसी का सर्वोच्च पुरस्कार है जो ओलंपिक खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती और व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? अभिनव बिंद्रा। जेम्स एंडरसन, तो ये टेस्ट इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे देख लेते हैं। ये स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 800 और शेन वॉर्न 708 के पश्चात सर्वाधिक 704 विकेट के साथ सर्वकालिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुसरला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक होंगी। ठीक है, भारत की महिला ध्वजवाहक हैं पीवी सिंधु। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है। वह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, ये पहली भारतीय महिला हैं। रियो डी जेनेरियो 2016 ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर, और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा वह BWF चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये हमें याद रखना है कि जो भारत की महिला ध्वजवाहक है ओलंपिक में वो कौन है? पीवी सिंधु। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 142वें सत्र में सर्वसम्मति से भारत की ओर से पुनः आईओसी का सदस्य इन्हें बनाया गया है। इन्हें पहली बार 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान आईओसी के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चुना गया है। तो बस इतना ही है। आगे है गौतम गंभीर, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। सुजीत नारायण प्रसाद, ये झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, सुजीत नारायण प्रसाद। BN गंगाधर, तो ये याद रखिएगा, BN गंगाधर गंगाधरी शक्तिमान है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं BN गंगाधर। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक होगी। ठीक है, तो ये है इनकी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 द्वारा किया गया था, जो 25 सितंबर 2020 को लागू हुआ। आगे है केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के, ठीक है, रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल। अब निधन हुआ है, ये देख लेते हैं। फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो, ये लेखक एवं पर्यावरणविद हैं, कैथोलिक पादरी। इनका महाराष्ट्र में निधन हो गया है। कब हुआ है? 25 जुलाई को। ठीक है, इन्होंने हरित वसाई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना था। इन्हें साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले कैथोलिक पादरी हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। C.T. कुरियन, इनका निधन हुआ है 23 जुलाई 2024 को। ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। C.T. कुरियन का निधन 23 जुलाई को हो गया। ये अर्थशास्त्री थे। राम बक्सानी, ये प्रमुख भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का निधन 7 जुलाई 2024 को हो गया है। ठीक, आगे है पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है राजभाषा गौरव सम्मान। विशाखापत्तनम में 15वीं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्येक को 3 श्रेणियों में, ठीक है, प्रत्येक 3 श्रेणियों में 3 कार्यालयों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्रेणी 1, जो 3 श्रेणी है, उसमें पहली श्रेणी में HPCL विशाखा रिफाइनरी, NTPC सिमाद्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यानी जो HPCL विशाखा है इसे पहला पुरस्कार मिला है, NTPC सिमाद्री को दूसरा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तीसरा पुरस्कार मिला है। श्रेणी 2 की बात करें तो 2 में गेल को पहला मिला होगा। ठीक है, गेल HPCL विशाखा क्षेत्रीय कार्यालय, सेल शाखा, परिवहन एवं शिपिंग कार्यालय तथा FCI क्षेत्रीय कार्यालय को सम्मानित किया गया। श्रेणी 3 की बात करें तो MSTC, HPSCL LPG और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ने
MSTC ने पहला, HPCL ने दूसरा और भारतीय निर्यात ने तीसरा। तो इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, श्रेणी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको बस ये देख लीजिए। 6 देश ICC डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित हुए हैं। तो ICC ने 6 देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए, किसके लिए? परिवर्तनकारी कार्य के लिए, ठीक है, परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 के ICC डेवलपमेंट पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। अब ये 6 पुरस्कार पाने वाले देश कौन से हैं? नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड, ठीक है। अब इन्हें किस श्रेणी में दिया गया ये हम देख लेते हैं। ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार, इसको दिया गया है मैक्सिको को। 100% क्रिकेट फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो ये ओमान को मिला है। ICC एसोसिएट मेंबर मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार का किसको मिला है? नीदरलैंड को। ICC एसोसिएट मेंबर वीमेंस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है संयुक्त अरब अमीरात को। ICC डिजिटल फैन एंगेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है नेपाल को। और स्कॉटलैंड को मिला है क्रिकेट फॉर गुड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये स्कॉटलैंड को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। पुरस्कार का नाम याद रखना है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये HCL टेक की अध्यक्ष हैं रोशनी नादर। इन्हें फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, इससे मिला है रोशनी नादर को, ठीक है। अगला है सोपना कलिंगल को मसाला पुरस्कार 2024 मिला है। त्रिशूर के कलिंगल बागान की सोपना कलिंगल को भारतीय कृषि अनुसंधान ICR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। तो मसाला पुरस्कार मिला है सोपना कलिंगल को, ठीक है, सोपना कलिंगल को मसाला पुरस्कार मिला है। आगे जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उसमें देख लेते हैं नोमैडिक एलिफेंट। तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य होता है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और प्लस मंगोलिया के बीच होता है, ठीक है, मंगोलिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और ये कहाँ हुई है? मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मतलब ये एनुअल कार्यक्रम है, ठीक है। अभ्यास मैत्री की बात करें तो ये भारत और थाईलैंड के बीच है, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 1 से 15 जुलाई 2024 के मध्य किया गया। और कहाँ किया गया? यह अभ्यास थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकन में आयोजित किया गया। तो ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो हम महत्वपूर्ण किताबें देखते हैं तो जुलाई 2024 में जो चर्चित पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, ये किताब किसने लिखी है? S नागेश कुमार ने ये किताब लिखी है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? पीयूष पांडे ने लिखी है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये लिखी है टिम वॉकर ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये आपको ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, इसे याद रखना। और ये वेंकैया नायडू वाली भी, ठीक है। द पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखी है डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम ने। जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख, ये लिखी है R गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं और उनकी जो थीम है और विषय है उन्हें देख लेते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण थीम के बारे में। तो महत्वपूर्ण थीम 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। इसकी थीम है उपचारात्मक हाथ देखभाल करने वाले हृदय, उपचारात्मक हाथ और देखभाल करने वाले हृदय। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। 6 जुलाई को मनाते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, इसका विषय है एक विश्व एक स्वास्थ्य और जूनोसिस को रोकें। 6 जुलाई को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसकी थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। आगे देख लेते हैं 11 जुलाई 2024, ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये है थीम, ठीक है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 17 जुलाई को मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतराल को पाटना गठबंधन बनाना, ठीक है, अंतराल को पाटना और गठबंधन बनाना। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस, इसकी थीम है सभी को शतरंज सिखाने का लक्ष्य। 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाते हैं, इसकी विषय है छाया को रोशन करना। 22 जुलाई को मनाते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। आगे देख लेते हैं 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस।
28 जुलाई इंपॉर्टेंट है, इस दिन हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। यह कार्रवाई का समय है, ये इसकी थीम है। 29 जुलाई कई एग्जाम में पूछा गया है। 29 जुलाई 2024 को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 29 जुलाई 2024। आगे चर्चित स्थल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें है करतारपुर कॉरिडोर। हाल ही में पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर जीरो लाइन पर लंबे समय से प्रतीक्षित 420 मीटर लंबा पुल पूरा कर लिया है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ता है, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, पाकिस्तान में है गुरुद्वारा दरबार साहिब, ठीक है, और पंजाब राज्य में है ये डेरा बाबा नानक मंदिर। तो करतारपुर कॉरिडोर ये चीज़ करता है। ठीक है, गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर और रावी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि करतारपुर साहिब रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं लाओस। हाल ही में लाओस में साइबर स्कैमिंग केंद्रों में फंसे 13 भारतीयों को बचाया गया। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये लैंडलॉक स्थलरुद्ध देश है। वियंतियाने जो है इसकी कैपिटल है और ये सबसे बड़ा शहर भी है। इसके पड़ोसी देश की बात की जाए तो चाइना उत्तर में, ठीक है, चाइना देख रहे हैं आप उत्तर में। इसके बाद बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और ये है वियतनाम। यह आसियान और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समूह का भी हिस्सा है। जो RCEP आपने पढ़ा होगा उसका हिस्सा है। प्रमुख नदियाँ मेकोंग, राजधानी भी इसी नदी पर स्थित है। जो वियंतियाने राजधानी है वो भी इसी नदी पर स्थित है। यहाँ का प्रमुख पर्वत है एनामाइट रेंज, लुआंग प्रबांग रेंज, तो ये यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट बिया जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देख लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में। जुलाई 2024 में अर्जेंटीना ने इजराइल के प्रति समर्थन जताते हुए हमास को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और इसके पड़ोसी देश की बात की जाए तो चिली है, इसके बाद पराग्वे इधर, और ये उरुग्वे। ठीक है, पराग्वे उरुग्वे, तो चिली दक्षिण और पश्चिम में चिली है, बोलीविया और पराग्वे उत्तर में है, और ब्राज़ील, उरुग्वे ये सब पूर्व में है। यह पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। भौगोलिक रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है, एंडीज, उत्तर पंपास और पैटागोनिया। ठीक है, तो पैटागोनिया का जो पठार हम पढ़ते हैं वो कहाँ है? अर्जेंटीना में। यहाँ पर उपजाऊ घास का मैदान पंपास पाया जाता है। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? पराना, पैराग्वे, उरुग्वे यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी की देखें तो यह है सेरो एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है ये अर्जेंटीना में है, सेरो एकांकागुआ। अब खेल से संबंधित स्पोर्ट देख ले हैं। श्रीलंका ने पहला महिला एशिया कप खिताब जीता है। तो श्रीलंका की महिला टीम ने, ठीक है, श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीता, भारत को हराया है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी ICC ने जून 2024 मंथ के लिए जसप्रीत बुमराह को, ICC पुरुष और महिला के लिए स्मृति मंदाना को, ठीक है, ये प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। यानी पुरुष में जो है जसप्रीत बुमराह को और महिला में स्मृति मंदाना को। आगे देख लेते हैं। आगे है टेनिस में। युकी भांभरी ने स्विस ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांभरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन गस्टार्ड यानी स्विस ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। विंबलडन चैंपियनशिप, विंबलडन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। जो 4 होते हैं उनमें से एक जरूर पूछा जाता है जो पास में हुआ है। तो विंबलडन चैंपियनशिप 1 से 14 जुलाई 2014 के मध्य विंबलडन चैंपियनशिप इंग्लैंड के विंबलडन में आयोजित की गई। स्पेन के कार्लोस अल्काराज और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। तो अगर पुरुष सिंगल्स की बात की जाए तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और विमेन सिंगल की बात की जाए तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अल्कारेज का ये लगातार दूसरा विंबलडन खिताब है और बारबोरा क्रेजिकोवा का पहला विंबलडन एकल खिताब था। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1877 में किया गया था। अब यहाँ पर डिटेल में दिया है 2024 के विजेता जो हैं
पुरुष एकल की बात की जाए तो इसमें कार्लोस अल्कारेज, ये कहाँ से हैं, स्पेन से हैं, और इन्होंने किसे हराया है, नोवाक जोकोविच को, जो कि उप विजेता हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात की जाए तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, और इन्होंने हराया है जैस्मीन पाओलिनी को, और ये इटली से हैं। पुरुष युगल की बात की जाए तो मैक्स पर्सल और जॉर्डन थॉम्सन, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इन्होंने हराया है हैरी हेलोवोरा, जो कि फिनलैंड से हैं, और हेनरी पैटन, जो कि ब्रिटेन से हैं। महिला युगल में देखेंगे तो टेलर टाउनसेंड यूएसए से हैं, और कैटरीनिया सिनियाकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, और इन्होंने हराया है गैब्रिएला डाब्रोवस्की, कनाडा की हैं जो, और एरिन रूटलिफ, न्यूजीलैंड। आपको शुरुआत के 2 याद रखने हैं कि कौन जीता है और इन्होंने किसे हराया है, और साथ में ये किस देश से संबंधित है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुश मैनी ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है, ये याद रखना है, कुश मैनी, ठीक है, कुश मैनी ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है। अगला टॉपिक है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। 15 जुलाई 2024 को भारत के सौर्य बावा ने टेक्सास के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कहाँ खेला गया है, टेक्सास में खेला गया है, टेक्सास के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, और ये कांस्य पदक मिला है सौर्य बावा को, ये भारत के खिलाड़ी हैं। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया दूसरा पदक है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट इतना ही है। आगे देख लेते हैं, जो पत्र पत्रिका में देखते हैं, योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति का जो क्रिस्प आता है उसे देख लेते हैं। तो जो जुलाई की योजना आई थी वो बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित थी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। दालों और दूध के उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, पहला, तो दाल और दूध के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आता है। सब्जी, फल, गेहूं और चावल, ठीक है, सब्जी, फल, गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अनाज और अंडे के उत्पादन की बात की जाए तो ये भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। भारत अपने कृषि उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी कम प्रसंस्करण कर रहा है, तो 10% से भी कम का प्रसंस्करण कर पा रहा है। इसे याद रखना है, ये कुछ डेटा है जो आप आंसर राइटिंग में भी दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किस प्रमुख प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसे सूर्योदय क्षेत्र कहा गया है। समग्र जीवीए में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो इसकी कितनी हिस्सेदारी है, 1.88%। आगे है कि किस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकरण को बढ़ावा देना है, तो यह है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, PMFME। आगे देख लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जो ऑटोमेटिक रूट है उससे जो FDI की अनुमति है वो कितनी है, 100%। अब फसाई की स्थापना कब हुई थी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, आगे है जैविक खाद्य उत्पादों सहित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो जैविक खाद्य उत्पाद और अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के लिए ये जो संस्था है वो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना चाय की खेती, प्रसंस्करण और घरेलू व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, तो ये था टी बोर्ड। भारत सरकार द्वारा भारत से रासायनिक और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई है, तो ये है कैपेक्सिल। ठीक है, इसे याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है, 1.8%, जो हमने ऊपर देखा था। खाद्य प्रसंस्करण भारत की GDP में लगभग कितने प्रतिशत निर्यात का योगदान देता है, 23% निर्यात में है। ठीक है, समर्पित कृषि निर्यात नीति की शुरुआत कब हुई, वर्ष 2018 में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2021 को शुरू की गई। किसके माध्यम से खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पहल शुरू की गई, तो यह है मेगा फूड पार्क योजना। आगे देख लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये है विकिरण विधि, इसे याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विकिरण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। विकिरण विधि में किन जो किरणें हैं उन किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये गामा किरणों का प्रयोग किया जा रहा है विकिरण विधि में। आगे देख लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किस उद्योग में किया जा रहा है, तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। अब नारियल से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। नारियल किस प्रकार का वृक्ष है, ये उष्ण कटिबंधीय ताड़। ठीक है, नारियल की खेती कहाँ की जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित उष्ण कटिबंधीय देशों में नारियल की खेती की जाती है।
नारियल किस प्रकार के उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? ओलियो केमिकल के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित यानी पीएलआई योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है? ये 2.5 लाख, इसे छोड़ देते हैं, फालतू पढ़ लिया। आगे है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना किस अवधि के लिए संचालित की जा रही है? यह है 2020 से 2024-25 तक। ठीक है, 2020-21 से 2024-25 तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। अब भारत में स्मार्ट खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ या पूरक जो बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये याद रखना, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ या पूरक, इन्हें कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? तो जुलाई 1988 में इसकी स्थापना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आकृति कार्यक्रम, ठीक है, ये आकृति कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में है। इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका कर रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, बार्क कर रहा है इसका संचालन, इसे याद रखना आपको, आकृति कार्यक्रम। और आकृति कार्यक्रम है क्या? कि सौर ऊर्जा से खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की तकनीक है आकृति कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे कुरुक्षेत्र से संबंधित फैक्ट है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन कौन कर रहा है? ये कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। लखपति दीदी बनाने की पहल में कौन सी उपयोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? एकीकृत कृषि क्लस्टर। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दिसंबर 2021 में इसका शुभारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? रांची से, एकीकृत कृषि क्लस्टर का। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ लखपति बनाने का उद्देश्य है? 3 करोड़ लखपति बना देंगे। ठीक है, 3 करोड़ लखपति बनाने का उद्देश्य है। लखपति दीदी कार्यक्रम का प्रमुख आयाम क्या है? कृषि सखी। कृषि सखी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ साथ कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना। फिर आगे है, कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो ये 12 राज्यों में शुरू किया गया है। ग्रामीण भारत में जो नवाचार है उसके बढ़ावा के लिए क्या किया गया है? तो गरीबी सूचकांक यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 में गरीबी दर कितने प्रतिशत थी? तो कितनी थी? 32.59%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2019-21 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 19.28%। विश्व बैंक के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं? तो ये हैं 35.5%। ये डेटा आपको याद रखना है जो आंसर राइटिंग में काम आएगा। भारत में 2022-23 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो 2.4% रही है। किस योजना के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया? तो यह है योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, किसान ड्रोन पहल का उद्देश्य क्या है? ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए ड्रोन तकनीक को सुलभ बनाना है। अब इसे देख लेते हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 25 मार्च 2025 तक 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी मिलेगी पीएम उज्ज्वला योजना के तहत। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम हो और स्थायी सिंचाई सुनिश्चित हो? यह है पीएम कुसुम। 2030 तक कितनी गीगावाट की अपतटीय पवन क्षमता हासिल करने की लक्ष्य है? तो 30 गीगावाट। 2030 तक हम 30 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक की बात हो रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन तो यह है सालाना 5 मिलियन टन। ठीक है, कितना? एनुअल 5 मिलियन टन आपको वार्षिक ये लक्ष्य रखा गया है हरित हाइड्रोजन उत्पादन का 2030 तक। आगे है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए भविष्य के ईंधन के रूप में किसे देखा जा रहा है? तो हाइड्रोजन और अमोनिया को देखा जा रहा है, ये इसके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। 2040 तक भारत में कितनी गीगावाट तक की बैटरी भंडारण क्षमता हो सकती है? 200 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कितने बिलियन टन की कमी लाना चाहता है? तो 1 बिलियन टन। ये जो टारगेट है ये आपको याद रखना है। एक तो ये 2030 तक है, कार्बन इमिशन में कमी लानी है, 1 बिलियन टन की ये भारत का लक्ष्य है। अब आगे है, ग्रामीण भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए कितने लाख किलोमीटर से अधिक? ये छोड़ देते हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इसका उद्देश्य क्या है? ये है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और डिजिटल तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए संभावनाएं पैदा करना। ग्रामीण भारत में देश के शहरी हिस्सों की तुलना में इंटरनेट उपयोगकर्ता की उपस्थिति कितने प्रतिशत तक अधिक है? तो यह है कितनी? 20%।
आगे देख लेते हैं नवाचार से ग्रामीण विकास को गति कैसे मिलेगी। ठीक है, ये देख लेते हैं कि सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता कौशल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चला रही है। यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह रूटैग कब प्रारंभ किया गया, तो ये 2003 में प्रारंभ किया गया था रूटैग। आगे है राष्ट्रीय कृषि विस्तार। ठीक है, इसके याद रखना, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कहाँ है, यह है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, यह है जयपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह है नई दिल्ली में। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियों जैसी संरचना बनाकर जल संरक्षण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंटूर बोलते हैं। ठीक है, जल बजट लागू करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, ये है केरल, जिसने देश का जो जल बजट लागू किया है। ठीक है, और ये देश का पहला राज्य है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग कितने मिलियन गोवंश हैं, 303.76 मिलियन गोवंश हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। और किस लिए, स्वदेशी नस्लें जो हैं उनमें सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था 2014 में। अब दुग्ध क्रांति देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 2014-15 और 2022-23 के बीच दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी है, तो इसमें कितनी 58% की वृद्धि हुई है। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था, ये 1970 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के प्रमुख 3 लक्ष्य कौन से थे, तो ग्रामीण आय बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और ग्राहकों को किफ़ायती रूप से दूध उपलब्ध कराना। मई 2023 में नाबार्ड रिसर्च द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार स्वतंत्रता के समय देश में कुल दुग्ध उत्पादन कितना था, ये था 17 मीट्रिक टन। ठीक है, डेयरी पशु लगातार कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, तो कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, मीथेन। ये डेयरी पशु लगातार उत्सर्जित करते हैं मीथेन गैस। आगे है वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, ये बौद्धिक संपदा संगठन जो है ये रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट। भारत में ग्रामीण टेली घनत्व कितने प्रतिशत है, 58.5%। किस योजना में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई, तो यह है पीएम वाणी। वित्तीय संस्थान ग्रामीण समुदायों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यवसायों या व्यक्तियों को एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बैंक सखी। ठीक है, आगे विज्ञान प्रगति से देख लेते हैं। कौन सी अंतर सरकारी संस्था है जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवाओं को समन्वित करता है और जलवायु डेटा इकट्ठा करता है, यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव लाने वाली 2 प्राकृतिक जलवायु घटनाएं कौन सी हैं, अल नीनो और ला नीना। अल नीनो और ला नीना का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि होती है, समुद्री तल में वृद्धि होती है, मछली पकड़ने में व्यवधान होता है। अल नीनो का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, कम वर्षा होती है। जब अल नीनो होता है तो भारत में कम वर्षा होती है, सूखा, कमजोर मानसून आदि समस्याएं। ला नीना का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के विभिन्न स्थानों पर अधिक वर्षा, बाढ़, तीव्र मानसून आदि ये स्थितियां होती हैं ला नीना के आने पर। ला नीना और अल नीनो सामान्य तौर पर कितने दिनों तक सक्रिय रहता है, तो ये 9 महीने से 2 साल तक सक्रिय रहता है। ठीक है, हवा के उन शक्तिशाली तूफान को क्या कहते हैं जो कम दबाव, ठीक है, क्या होता है, लो प्रेशर, जो कम दबाव वाले क्षेत्रों में विनाशकारी हवाओं, भारी वर्षा और तूफानी लहरों के साथ आते हैं, तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मई 2024 में कौन सा मध्यम तीव्र और घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया, तो यह है रेमल। ठीक है, रेमल नाम याद रखिएगा, मई 2024 में आया। वैज्ञानिकों ने महासागरों और समुद्रों को क्या संज्ञा दे रखी है, ब्लू लंग ऑफ द प्लैनेट, इसकी संज्ञा दी है, ब्लू लंग ऑफ द प्लैनेट की संज्ञा दी है। ठीक है, इनसेट 3DS के बारे में देख लेते हैं। तो इनसेट 3DS कैसा उपग्रह है, यह एक मौसम उपग्रह है जिसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया है। अब इसमें ये देख लीजिए, बेसिक है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरोजी, यानी जब सबसे पास है, ठीक है, तो पेरोजी होगा, और जब सबसे दूर होगा तो इसे कहते हैं एपोजी। इनसेट 3DS जो लॉन्च हुआ है, इसके उद्देश्य क्या हैं, मौसम अवलोकन, खोज बचाव, पर्यावरणीय निगरानी, वायुमंडलीय और महासागरीय अवलोकन। अब कृत्रिम वर्षा देख लेते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में किन पदार्थों का इस्तेमाल बीज के तौर पर किया जाता है, यानी जो क्लाउड सीडिंग होती है उसमें किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो होता है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें याद रखना क्योंकि ये PCS में कई बार पूछे गए हैं। क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया, इसे किया विंसेंट जे सेफर ने इसका आविष्कार किया था। भारत में क्लाउड सीडिंग का सर्वप्रथम कब इस्तेमाल किया गया, 1984 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया। क्लाउड सीडिंग के अलावा बारिश कराने की अन्य कौन सी तकनीक है, वो बोलते हैं बादलों को आवेशित करके।
ठीक है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा कोई देश अपने यहाँ ज़्यादा बारिश करा लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश की बूंदें हल्की हो जाती हैं। दूसरे क्षेत्र में कम वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? रेन थेफ्ट, यानी बारिश चुरा ली। ठीक है, तो ये है रेन थेफ्ट। अब नेविगेशन प्रणाली देख लेते हैं। ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जो मैचिंग में पूछ लिया था कि पहला जीपीएस किस देश में विकसित किया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जीपीएस। रूस द्वारा जो विकसित नेविगेशन प्रणाली है उसे क्या कहते हैं? रूस की है ग्लोनास। यूरोपीय संघ की है गैलीलियो। चीन की कौन सी है? चीन की है बेइदू। ठीक है, यहाँ पे बेइदू लिखा है, बेइदू है। जापान की है क्वासी जेनिथ। ये याद रखने हैं आपको। जो जीपीएस है वो अमेरिका की है, रूस की है ग्लोनास, यूरोपीय संघ की है गैलीलियो, चीन की है बेइदू और जापान की है क्वासी जेनिथ। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। जीपीएस के उपग्रहों की कक्षाओं की ऊंचाई 20,200 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि यह ऊंचाई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। उपग्रह से भेजे गए रेडियो सिग्नल किस रूप में भेजे जाते हैं? विद्युत चुंबकीय रूप में भेजे जाते हैं, जो उपग्रह से रेडियो सिग्नल होते हैं। जीपीएस रिसीवर की सटीकता कितने मीटर के मध्य होती है? 2.2 मीटर से 10 मीटर के बीच में इसकी सटीकता होती है। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इसका पूरा नाम है। भारत की नेविगेशन प्रणाली भारत में किसी भी स्थान पर और भारत की क्षेत्रीय सीमा से कितने किलोमीटर दूर तक उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम करती है? तो ये है 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, 1500 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकती है। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 1875 में। फिर दूसरा है भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। इसमें अंतर याद रखिएगा, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो नई दिल्ली में है और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर हैं बृहत संहिता के। किसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का उल्लेख किया है? ये किया है कौटिल्य ने। सिरस बादल क्या है? तो सिरस बादल हैं ऊंचाई पर बनने वाले हल्के और पतले बादल, उन्हें क्या कहते हैं? सिरस। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा गिरावट किस क्षेत्र में आई है? तेंदुओं की अगर संख्या में देखें तो शिवालिक पहाड़ियों और उत्तर भारत के कई इलाकों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट आई है। यह रिपोर्ट किस संस्था की गणना पर आधारित है? तो एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं वन्यजीव संस्थान की गणना पर आधारित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जानवरों की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस गठबंधन का विकास किया जा रहा है? यह है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? भारत में। अब इसमें जो 7 प्रजातियां हैं उनमें कौन सी हैं ये देख लेते हैं। बिग कैट बोला जाता है इन्हें। इसके अंतर्गत ये है बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो अभी बेसिकली प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तेंदुआ वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में आता है? तो ये अनुसूची 1 में आता है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पॉड्स। पैंथेरा पॉड्स इसका वैज्ञानिक नाम है। बिस्फेनॉल क्या है? फिनॉल समूह का मानव निर्मित कार्बनिक रसायन है। ये फिनॉल समूह का मानव निर्मित, ठीक है, मैन मेड कार्बनिक रसायन है। बिस्फेनॉल ए की सर्वप्रथम इसने संश्लेषित किया था 1891 में रूसी रसायनज्ञ हैं एलेक्जेंडर डियानिन, इन्होंने इसका संश्लेषण किया था। बिस्फेनॉल ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्लास्टिक पानी की बोतल जो हम पीते हैं, प्लास्टिक खाद्य कंटेनर, अग्निशमन प्लास्टिक के खिलौने और सौंदर्य प्रसाधन में बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है। बिस्फेनॉल ए किसका घटक है? तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन का घटक है। बिस्फेनॉल ए पशु या मानव शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अंतर्ग्रहण या त्वची संपर्क द्वारा ये प्रवेश करता है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। बाकी हाँ ये देख लीजिए कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई और ओजोन, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म क्यों है? उत्तरी गोलार्ध में भूमि की सतह का क्षेत्रफल दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है, इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है वो ज़्यादा गर्म है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव समुद्र पर कैसे पड़ रहा है? समुद्र का पानी कैसा हो रहा है? अम्लीय होता जा रहा है। वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण कितने प्रतिशत अधिक वाष्पीकरण होता है? 7%। ठीक है। अब जो समसामयिक प्रश्न है, ये पूरी मैगजीन के आधारित 26 जून से 25 जुलाई के बीच जो घटनाक्रम है उस पर आधारित 100 क्वेश्चन है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों, दरबार हॉल
और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः, यानी दरबार हॉल का कर दिया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का कर दिया अशोक मंडप। तो ये कहाँ है? राष्ट्रपति भवन के जो 2 हॉल थे उनका नाम बदल दिया गया है। 25 जुलाई 2024 को विषयगत श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये बिहार को। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया? तो ये बिहार। 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय कौन सी एयरलाइंस है? सौर एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका आंसर है नेपाल। किस पूर्व अर्थशास्त्री का 93 वर्ष में निधन हो गया है 23 जुलाई 2024 को? तो यह है सीटी कुरियन, ये अर्थशास्त्री थे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर। और ये कौन देता है? आईओसी, ठीक है, जो ओलंपिक कमेटी है वो देती है, आईओसी ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यह है हेलो मेघालय। इसके पहले जो लॉन्च किया था वो केरल ने, ठीक है, अपना निजी ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी किया है। अभी मेघालय ने जारी किया है, इसका नाम है हेलो मेघालय। गुजरात राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? यह है श्रमिक बसेरा योजना। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में है ये, और 2020 है, तो यह है रिगोबर्टा मेंचू टुम। ये नाम याद रखना है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिगोबर्टा मेंचू टुम इन्हें दिया गया है, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, रिगोबर्टा मेंचू टुम। 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो 10 लाख डॉलर देंगे। फिर है 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में यूकी भांभरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया? फैब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को हराया है यूकी भांभरी और अल्बानो ओलिवेटी ने। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मनोलो मार्केज को, ठीक है, मनोलो मार्केज इन्हें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री के द्वारा। कौन से 2 पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? इनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखने हैं आपको, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। 21 जुलाई 2024 को किसने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भारत में पहली बार हो रहा है, ठीक है, भारत में पहली बार है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नई इसका 46 एडिशन हो रहा है भारत में, ठीक है, नई दिल्ली में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम। इंडिया कैंप के 13वें संस्करण की थीम क्या थी? एडवांटेज भारत, भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को किस खेल आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिखर धवन को, और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति पहल, इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। फिर है संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा है? यह है आइवरी कोस्ट, ये 10वां अफ्रीकी देश बन गया है संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? यह है शौर्य बावा, ठीक है, शौर्य बावा। 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, ये नाम याद रखना है, विनय मोहन क्वात्रा, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये याद रखना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक अप स्किलिंग कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेटफ्लिक्स इंडिया ने।
नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, तो ये शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है, पहले तो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, इस शीर्षक से नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। और इसमें कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है, तो यह है 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा ये किस देश में स्थित हैं, तो गेवरा और कुसमुंडा ये कोयला खदानें कहाँ हैं, ये भारत में पूछ भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं गेवरा और कुसमुंडा, और ये भारत में है। फिर है 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया, तो ये मॉरिशस में खोला गया है। 17 जुलाई 2024 को आईसीसी ने 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया है, इसमें है नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। इन्हें अलग अलग कैटेगरी में मतलब इनाम मिला है, ये हमने अभी ऊपर देखा भी था। अगला क्वेश्चन है G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये की गई है रेजियो कैलिब्रिया इटली में। नाम याद रखिएगा, रेजियो कैलाब्रिया इटली में है G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है, ये किया है भारतीय नौसेना ने। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट किसने जारी की है, ये की है अजय कुमार सूद ने। ठीक है, भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है अजय कुमार सूद ने। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को कितने लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की है भारत सरकार ने। ठीक है, 25 लाख डॉलर की किस्त जारी की है भारत सरकार ने। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। आगे देख लेते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है, तो पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने जीता है। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, तो ये मध्य प्रदेश में। इंदौर ने किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इस अभियान का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, अगला है 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो ये हैं जेम्स एंडरसन। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनडेसा विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। 2060 के दशक तक भारत की जनसंख्या अपने चरम पर पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है, यह धारा 125। आगे देख लेते हैं कि झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने किस स्थान पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की, तो यह है रांची में। नीति आयोग ने किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के शुभारंभ की घोषणा की है, तो IIM बेंगलोर के साथ। केंद्र सरकार ने भारत संचार BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि को BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। CAPF में रिक्तियों के लिए 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉगफिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति की खोज की है, इस प्रजाति का नाम है स्क्वेलस हीमा। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को किस प्रदेश की सरकार ने VVIP लोगों को लाने ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यह है मध्य प्रदेश। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है, ये बना है बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य। यूरोप का एरियन 6 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, ये कोरू फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है यूरोप का एरियन 6। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया है भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF, ये क्या है ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला है बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? नागालैंड को मिला है बागवानी में। भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू हुआ है? तो भारत और ताइवान के बीच चाय और औषधीय पौधे के लिए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसमें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की नियुक्ति कौन है? ये गौतम गंभीर भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। 8 जुलाई 2024 को 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डे मिशन के रूप में किसे चुना गया है? जो सेफ डे मिशन है इसके लिए चुना गया है गगन नारंग को। ठीक है। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में किस जिले से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो वाराणसी से शुरू की है घर घर सोलर पहल। उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? यह भी आंकड़ा जारी हुआ राज्य सरकार, तो 36% दालों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ये अभ्रक खदानें हैं जिन्हें बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट परी। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का दर्जा हासिल जीता या पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? तो जीता है अभय सिंह ने। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? इसका नाम है जोरावर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 की थीम क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? बजाज ऑटो ने ये मोटरसाइकिल लॉन्च की है। किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों को समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? यह है मध्य प्रदेश। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया है? ठीक है, ये शुरू किया गया है ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड और महिला उद्यमिता मंच के द्वारा ये कार्यक्रम शहर शुरू किया गया है। सोपना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने ये पुरस्कार दिया है सोपना कलिंगल को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 3 जुलाई को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में होगी? ये की जाएगी महाराष्ट्र में। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये थाईलैंड में किया गया और इसका थाईलैंड में किया गया और मैत्री जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये किया है एम वेंकैया नायडू के जीवन पर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, पहली बात ये कौन जारी करता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसके अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये है वियना, ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है। भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया है? यह है 25T बोलार्ड पुलटंग बजरंग। ये क्या है? भारतीय ये जहाज है। ठीक है, 25T बोलार्ड पुलटंग बजरंग। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विश्व हिंदी पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। ठीक है, ये नाम याद रखना है। विश्व हिंदी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को और ये नेपाल में भारतीय दूतावास में आयोजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये है रवि अग्रवाल। 29 जून 2024 को किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है? इसमें विराट कोहली और उसके साथ साथ अगर बात की जाए 29 जून की बात की जाए तो रोहित शर्मा भी आ जाएंगे। ठीक है,
तो भारत के 3 खिलाड़ियों ने 2020 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लिया है 2020 से, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया है नई दिल्ली में। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया कोची, केरला में। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है। तो कुल मिला के जो सितंबर की करंट अफेयर्स, ठीक है, नॉर्मली इस मंथ में जो आती है उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें कवर कर लिया है, और बीच में जो जुलाई और अगस्त छूट गया है उसे मैं जल्दी से कवर करा दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल शेयर कीजिए। आने वाले UPPCS एग्ज़ाम और जो BPSC उसमें ये करंट अफेयर्स आपको बहुत काम आएगा। चलिए, धन्यवाद।